पिछले कुछ समय से आई एम रिसर्चिंग अ लॉट ऑन NFT एंड टू बी ऑनेस्ट इट वॉज कन्फ्यूजिंग बट जैसे जैसे मैं समझता गया चीज़ें सिंपल होती गईं। एंड देन मैंने सोचा कि ऐसे बहुत लोग होंगे मेरे जैसे जिनको NFT को समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और NFT को एक आसान भाषा में प्रेजेंट किया जाए। और तब मैंने सर्च किया कि ऑलरेडी किस टाइप की वीडियोस NFT के अराउंड इंडियन स्पेस में ऑलरेडी बनी हुई हैं। और तब मुझे एक और बड़ी प्रॉब्लम समझ में आई। मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस वर फोकस्ड ऑन जस्ट कलेक्टेबल फॉर्म ऑफ NFT। आपने तो सुना ही होगा कि ये किटी इतने में बिकी, ये एप इतने में बिका। और ये जो इतना मैं कह रहा हूँ, ये नंबर इतना बड़ा होता है कि हमारे इमेजिनेशन से भी बाहर चले जाता है। बट ये सारी चीज़ें सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। आने वाले समय में NFT आर गोइंग टू बी एवरीवेयर। ये इतने मेन स्ट्रीम होने वाले हैं शायद जितने आज के समय में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम NFT के अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को समझें। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट अभी का जो NFT स्पेस है वो शायद हम इंडियंस के लिए इतना फेवरेबल नहीं है, बट जल्दी होगा। तो आज के इस वीडियो में हमारा मकसद 3 चीज़ों के अराउंड होगा। पहला, NFT क्या है और कैसे काम करता है। प्रेजेंट NFT मार्केट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। व्हाट इज NFT? तो NFT का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन्स। फंजिबल मीन्स ऐसी चीज़ें जिनको अगर आप आपस में एक्सचेंज करते हैं तो उनकी वैल्यू सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको 100 रुपीज़ का एक नोट दिया और बदले में आपने मुझे कोई दूसरा 100 रुपये का नोट दिया, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में वैल्यू सेम है। ठीक वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, मैटिक, ये सब भी फंजिबल हैं। मैंने आपको एक बिटकॉइन सेंड किया, बदले में आपने मुझे एक दूसरा बिटकॉइन सेंड किया, बात सेम है। तो ये तो बात हुई फंजिबल की। तो नॉन फंजिबल का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ें जिनको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक डॉक्टर कलाम की बुक खरीदी, नई नवेली बुक है, मैंने उसको अभी तक ओपन भी नहीं किया है। अब लेट्स से आपके पास भी एक डॉक्टर कलाम की बुक है जिसको आपने भी अभी तक ओपन नहीं किया है, मीन्स वो भी एकदम नई है। अंतर सिर्फ इतना है कि आपकी जो बुक है उसमें खुद डॉक्टर कलाम ने साइन किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों बुक की वैल्यू सेम है? ऑब्वियसली नहीं। तो बस यही होता है नॉन फंजिबल का मतलब, ऐसी चीज़ें जिनको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। और अब अगर आप ये कहो कि क्या मैं किसी दूसरी साइंड कॉपी से एक्सचेंज कर सकता हूँ, ऑब्वियसली अगर आप दोनों पार्टी सहमत हो तो कर सकते हो, बट इस केस में भी आपकी कॉपी यूनिक है, उसकी वैल्यू अलग है। तो लेट्स से डॉक्टर कलाम ने अपनी लाइफ टाइम में 100 बुक्स साइन की, तो वो 100 बुक्स भी आपस में सेम नहीं है। जो फर्स्ट साइन बुक होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वैसे ही जो आखिरी साइन बुक होगी उसकी भी वैल्यू बाकियों से ज़्यादा होगी। तो ये तो बात हुई नॉन फंजिबल की। अब मैंने तो मान लिया कि जो बुक आपने मुझे दिखाई डॉक्टर कलाम वाली, वो यूनिक है और आप उसके एक्चुअल ओनर हैं, बट आप किसी और को ये प्रूव कैसे करोगे? तो इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है ब्लॉकचेन एंड NFT। तो अभी तक हम एक फिजिकल चीज़, एक बुक का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, बट प्रेजेंट में NFT मेजरली यूज़ किए जा रहे हैं डिजिटल डेटा की ओनरशिप के लिए। ऑब्वियसली फिजिकल चीज़ों को भी NFT से टाई किया जा सकता है, बट ये अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है जिसको हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। अभी के लिए एक नया रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। युगा लैब्स नाम की कंपनी ने अप्रैल 2021 में एक सीरीज ऑफ आर्ट निकाली जिसको नाम दिया बोर्ड एप यार्ट क्लब, BAYC। बेसिकली ये कलेक्शन था 10,000 बोर्ड एप्स का, जो कि आपस में डिफरेंट थे। अब इनकी एज सच कोई रियल लाइफ यूटिलिटी नहीं है, बट आज के समय में सम ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज सच एज स्नूप डॉग, एमिनेम, जस्टिन बीबर, KSI, ये सारे इनके ओनर हैं। अब क्योंकि इनकी सप्लाई लिमिटेड है, सिर्फ 10,000, एंड ओनिंग एन एप ऑफ दिस सीरीज मीन्स बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेम क्लब जिसके ये सारे सेलिब्रिटीज़ पार्ट हैं।
बस इसी वजह से इसकी परसीव वैल्यू बढ़ जाती है। बट यहाँ हम इस बात पे डिबेट नहीं कर रहे कि इसकी वैल्यू जस्टिफाइड है कि नहीं। हम ये समझने में इंटरेस्टेड हैं कि अगर जस्टिन बीबर बोर्ड एप नंबर 3001 ओन करता है तो उसका उनके पास क्या प्रूफ है। तो जब यूगा लैब्स ने ये अपने एप्स पब्लिश किए होंगे तब ऑब्वियसली उन्होंने अपने किसी सर्वर पे अपलोड किया होगा। तो इस पर्टिकुलर सर्वर पे जो डेटा स्टोर्ड है वो ओरिजिनल है। अब जब जस्टिन बीबर ने एप नंबर 3001 खरीदा तब उस ओरिजिनल एप का लिंकअप उनके वॉलेट एड्रेस से हो गया। इस प्रोसेस के दौरान एक टोकन बना जिसमें ये इंफॉर्मेशन थी कि एक पर्टिकुलर सर्वर के कौन सा डेटा किस वॉलेट के साथ लिंक है। तो इन टोटल दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन इसमें है। पहला कि जो भी एसेट है वो कहाँ पे है पूरे सर्वर में या पूरे इंटरनेट में, कहाँ पे वो स्टोर किया गया है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा आर्ट है वो तो एक नॉर्मल सर्वर पे ही जनरली स्टोर किया जाता है, वो ब्लॉकचेन पे स्टोर नहीं होता है। हालांकि उसको भी ब्लॉकचेन पे स्टोर किया जा सकता है बट क्योंकि वो स्पेस बहुत ले लेगा और कंप्यूटेशनल पावर बहुत जाएगी, इसलिए अभी के समय पे ज़्यादातर जो स्टोरेज है वो नॉर्मल सर्वर पे ही किए जाते हैं। तो एक्चुअल में NFT ही है जो उस सर्वर को इस जो भी ओनर है उसके साथ लिंक कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आर्ट इटसेल्फ इज़ नॉट स्टोर्ड इन ब्लॉकचेन जनरली। हालांकि इफ़ यू नो लाइक फाइल टोकन तो वो कुछ इस तरीके का काम करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। और यही टोकन जाके स्टोर हो जाता है ब्लॉकचेन पे। एंड एक बार जो चीज़ ब्लॉकचेन पे चली गई वो परमानेंट है, उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। तो ये जो टोकन बना था यही है NFT। तो आसान शब्दों में NFT एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो ये बताती है कि कौन सी सर्वर लोकेशन का ओनर कौन सा वॉलेट है, और यही टोकन ब्लॉकचेन में जाके स्टोर हो जाता है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये आर्टवर्क NFT है? क्या आप इस आर्टवर्क को NFT बोलोगे? तो आंसर है नहीं, आर्टवर्क NFT नहीं है। NFT तो वो टोकन है जिसने इस आर्टवर्क को उसके ओनर से लिंक किया हुआ है और वो ब्लॉकचेन में स्टोर्ड है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपके पास आर्टवर्क की कॉपी तो आ जाएगी बट NFT में जो डेटा स्टोर्ड है वो चेंज नहीं होगा। अब अगर अभी भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप थोड़ा पीछे जाके फिर से देख सकते हो, या तो बस इतना समझ लीजिए कि NFT एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप किसी भी डिजिटल और कुछ हद तक फिजिकल चीज़ों की ओनरशिप प्रूव कर सकते हैं और इस ओनरशिप को बड़े ही आसानी से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मीन्स अगर आने वाले समय में घरों के NFT निकलने लगे तो घर बेचना या खरीदना विल बी एज ईजी एज बाइंग समथिंग फ्रॉम अमेजोन। कोई पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे स्टोर्ड है। एग्जाम्पल थोड़ा एक्सट्रीम था बट आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये था कि NFT क्या है। अब बात आती है कि किसी चीज़ को NFT से जोड़ने का फ़ायदा क्या है। तो नंबर एक, जैसा हमने घर वाले एग्जाम्पल पे देखा कि NFT को ट्रेड करना बहुत आसान है, किसी पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं, कोई मिडिल मैन नहीं, सिर्फ कुछ सेकेंड्स में ट्रांजैक्शन कंप्लीट। नंबर टू, क्योंकि सारा डेटा कब किसने मिंट किया, कब कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, किस किस ने उस चीज़ को ओन किया है, किस पर्टिकुलर टाइम पर वो चीज़ का ओनर कौन था, ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन पे स्टोर्ड हो रही हैं, इसलिए फ्रॉड होने का चांस बहुत कम हो जाता है। सारा डेटा पब्लिक है, आप नकली पेपर्स दिखा के ओनरशिप नहीं प्रूव कर पाओगे। नंबर थ्री, इंटर ऑपरेबिलिटी। कहने का मतलब, लेट्स से आपको पबजी बहुत पसंद है एंड आपने उसमें बहुत कुछ खरीद रखा है, महंगे महंगे एवेटार, वेपन एट्सेट्रा, और कल को पबजी बंद हो जाता है या बैन कर दिया जाता है तो आपके तो सारे आइटम्स गए। बट अगर वो आइटम्स NFT होते तब ऐसा नहीं होता, क्योंकि NFT को कोई पर्टिकुलर कंपनी ओन नहीं करती है। अगर पबजी बंद भी हो जाता है तो आप उन सेम आइटम्स को किसी दूसरे बैटल रॉयल या कहीं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब पबजी में तो फ़िलहाल ऐसा नहीं है बट कंपनीज लाइक सैंडबॉक्स में ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी उससे आई एम श्योर कि आपको NFT का एक ब्रॉडर व्यू मिला होगा। एंड अब आपके लिए NFT इज़ मच मोर देन जस्ट कलेक्टिबल्स, जो कि इस वीडियो का मकसद था।
तो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। आने वाली वीडियोस में हम NFT, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डिसेंट्रलाइज एप्स, मेटावर्स, बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू Web3 पे और बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट अभी आई एम नॉट एंडिंग दिस वीडियो। इन्फॉर्मेशन वाइज वीडियो एंड है, सो आप लीव कर सकते हैं इफ़ यू वांट। आई विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके, सो थैंक्स फॉर नॉट लीविंग। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये इस चैनल की पहली वीडियो थी। आई एम श्योर काफ़ी गलतियाँ हुई होंगी, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए। एंड द मेन मोटिव ऑफ दिस चैनल विल बी टू एक्सप्लेन द Web3 विद सिंप्लिसिटी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ चैनल्स जो अभी इंडियन यूट्यूब स्पेस में है उनका फोकस ट्रेडिंग पार्ट में ज़्यादा है। बहुत कम ही लोग हैं जो एक्चुअल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल ऑल्सो, बट द मेन फोकस विल बी ऑन टेक्नोलॉजी पार्ट। तो बस यही कहना था। प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और ये बताइएगा कि किस Web3 रिलेटेड टॉपिक्स में आप और वीडियो देखना पसंद करेंगे। दैट वाज इट। मिलते हैं अगली वीडियो में।